हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम शोमुजीत और आज हम फ्लेमिंगो बुक की सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग को कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है which deals with the condition of the rag pickers in Simapuri, and second part deals with the pathetic condition of the bangle makers in Firozabad. दो डिफरेंट स्टोरीज है, दो डिफरेंट जिसमें दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, लेकिन थीम कहीं ना कहीं सेम है। पहली स्टोरी की थीम है पॉवर्टी और सेकंड की है चाइल्ड लेबर। सो इस वीडियो में आज हम पहली पार्ट को कवर करने वाले हैं। सो इस चैप्टर के ऑथर है अनीश जंग एंड शी हैज बीन एन रिनाउंड एडिटर एंड कॉलमिस्ट इन इंडियन न्यूज़पेपर एज वेल एज इन द फॉरेन न्यूज़पेपर। एंड इस चैप्टर में वो डिप्राइव्ड सोसाइटी के चिल्ड्रन के बारे में डिस्कस करती है। सो इसी के साथ हम चैप्टर की रीडिंग शुरू करते हैं। Why do you do this? I ask Shahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps. Sahib left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. So चैप्टर की शुरुआत होती है और ऑथर शाहिब के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं। शाहिब एक्चुअली ढाका का रहने वाला था, लेकिन ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटी एंड स्ट्रॉम उसे इंडिया शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि उस स्ट्रॉम ने उसके घर और वो फील्ड जिसमें फसल उगाकर जो कि उसका एक इनकम सोर्स था वो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका था। सो इसीलिए वो बिग सिटीज लाइक दिल्ली में शिफ्ट हो चुका था, जहां पर वो रैग पिकिंग का काम करता था। ना ही वो उसकी फैमिली पूरा इसी प्रोफेशन में जुड़े हुए थे, जस्ट फॉर द मनी टू हैव फूड, नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स looking away. Go to school, I say, realizing immediately how hollow the advice must sound. There is no school in my neighborhood. When they built one, I will surely go. If I start a school, will you come? I ask half jokingly. Yes, he says, smiling broadly. So author शाहिब से पूछते हैं कि तुम कुछ और क्यों नहीं करते, या फिर तुम ये क्यों करते हो? तो शाहिब कहता है कि मेरे पास और कुछ है ही नहीं करने के लिए। फिर ऑथर पूछता है कि तुम स्कूल जाओ। तो शाहिब कहता है कि मेरे नेबरहुड में कोई, मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं। तो हाफ जोकिंगली ऑथर कहते हैं कि अगर मैं एक स्कूल बनाऊं तो क्या तुम वहां पे आओगे? तो बहुत एक्साइटेड मैनर में शाहिब कहता है कि हाँ, जरूर मैं आऊंगा। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. So, कुछ दिनों के बाद जब ऑथर वापस आती है तो उसे देखकर साहब दौड़ता हुआ आता है और पूछता है कि आपका स्कूल रेडी है? तो तब उस मोमेंट में ऑथर को बहुत गिल्टी महसूस होता है, क्योंकि उसने तो वो बस एक जोकिंग मैनर में कह दिया था, और वो एक ऐसा प्रॉमिस था जो कि कभी फुलफिल होना ही नहीं था। देन ऑथर को ये भी रियलाइज हुआ कि ऐसे प्रॉमिसेस बहुत किए जाते हैं इन बच्चों को। आफ्टर मंथ्स ऑफ knowing him, I ask him his name. Shahib-e-Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appears like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. So, बहुत दिनों के बाद ऑथर शाहिब से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है? शाहिब कहता है उसका नाम है शाहिब-ए-आलम। अब मन ही मन में ऑथर सोचती है कि ये नाम और उसके प्रेजेंट सिनेरियो
और सिचुएशन में कितना बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि शायब ए आलम का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो कि एकदम ही उसके सिचुएशन से मैच नहीं करता था। और ऑथर ये भी सोचती है कि अगर शायद को उसके नाम का मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग पता चलेगा तो शायद वो बिलीव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा था या फिर वो ऐसे सिचुएशन में लिव कर रहा था जो कि एकदम ही मैच नहीं करता था। Why aren't you wearing your chappals? I ask one. My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. Even if she did, he will throw them off. Adds another, who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy, who has never owned a pair of all his life. So, अब ऑथर एक उनसे पूछती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहना है। तो उनमें से एक कहता है कि उसके पास चप्पल है नहीं। दूसरा कहता है कि मेरी मम्मी ने खरीद के नहीं दिया, अगर मम्मी लाती भी है तो मैं उन्हें फेंक दूंगा, क्योंकि हमारे में एक ट्रेडिशन है कि हमें बेरफुट ही रहना होता है, मतलब नंगे पैरे घूमना होता है। लेकिन ऑथर को भी पता है कि वो बस एक जस्टिफिकेशन दे रहे थे, एक एक्सप्लेनेशन दे रहे थे उनके पॉवर्टी की सिचुएशन को कवर करने के लिए। Traveling across the country, I have never seen children walking barefoot in cities on village road. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder if this is the only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. तो जैसा कि मैंने कहा कि वो लोग एक बहाना बनाते हैं कि वो उनका एक ट्रेडिशन है बेयरफुट रहना। तो ऑथर भी सोचते हैं कि उनके पॉवर्टी के लिए ये एक मात्र शायद एक्सक्यूज होगा जो ये बच्चे दे सकते हैं। I remember a story a man from Europe once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which has now drowned in an air of dissolution. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a gray uniform, wearing shoes and socks, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remember the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others, like the rag pickers in my neighborhood, remained shoeless. So, इसी शूज और चप्पल के डिस्कशन के दौरान ऑथर को एक सिचुएशन याद आता है, एक किस्सा याद आता है जो कि यूडीपी की एक व्यक्ति ने उसे कहा था, जहां पर एक पंडित के बेटे ने प्रे किया था चप्पल के लिए, बिकॉज वो हर उस टेम्पल में जाता था, वो प्रे करता था गॉड से कि उसे एक चप्पल मिल जाए तो वो बहुत केयरफुली उसे रखेगा, उसका केयर करेगा, उसे संभाल कर रखेगा। लेकिन 30 इयर्स के बाद जब वो जगह को, जब ऑथर फिर से वो जगह को विजिट करते तब एग्जैक्टली सेम मतलब सिचुएशन अलग थी, लेकिन वहां पर वो लोग तो नहीं थे, लेकिन दूसरे प्राइस्ट के बच्चे लोग थे, तो उनका सिचुएशन कंप्लीटली अलग था। वो लोग वैसे मतलब वहां पर जो प्राइस का बेटा था उसके पास सारी रिसोर्सेस थी, सारी मतलब उसे किसी चीज का जरूरत मतलब प्रे नहीं करना पड़ता था। तो वो वही सोचता था कि कुछ लोगों के प्रेयर्स का तो सल्यूशन मिल चुका है, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनके पास अभी तक कोई शूज नहीं है और जो अभी भी बेयरफुट रास्ते पे चल रहे हैं।
My acquaintance with the barefoot rag pickers led me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metamorphically. अब यहाँ पर ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखो यहाँ पर कहा गया है कि पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली. ये इसलिए कहा गया कि क्योंकि सीमापुरी बहुत ही पास में ही है दिल्ली के, लेकिन लॉन्ग अवे इसलिए है, माइल्स अवे इसलिए है बिकॉज दिल्ली जो कि एक अर्बन सिटी है, वहां का सिचुएशन और सीमापुरी का सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है. क्योंकि सीमापुरी में मतलब सीमापुरी के सब लोग मेनली रैक पिकिंग के प्रोफेशन में के साथ जुड़े हुए हैं, और दिल्ली एक अर्बन सिटी है. वहां पर रिच हाउसेस, टॉलर बिल्डिंग्स, एक्सक्लूसिव शोरूम से भरे हुए हैं, इसीलिए दोनों लॉन्ग अवे ऐसे कहा गया है. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Shayad's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. In structure of mud with roofs of tins and trampoline, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity. So इसी के साथ ऑथर सीमापुरी को डिस्क्राइब करते हैं कि वो ये कहते हैं कि सीमापुरी एक टाइम पे बहुत ही मतलब रिमोट एरिया था, काइंड ऑफ वहां पे कुछ नहीं था, लेकिन आज के सिचुएशन में, आज के दिनों में वहां पर बहुत सारे लोग रहने लगे हैं और 10,000 रैग पीकर्स हैं वहां पर, जो कि ज्यादातर बांग्लादेश के ही आने वाले हैं, जो ज्यादातर बांग्लादेश रेफ्यूजीज हैं, जो आज वहां पर विदाउट एनी आइडेंटिटी रह रहे थे, विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन द वोटर्स लिस्ट एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन्स. Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our family and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that have gave us no grain, says a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and river. So यहाँ पर ऑथर ने बहुत सारे वहां के रैग पिकर्स को पूछा कि उन लोगों ने ढाका को क्यों छोड़ा. ढाका तो बहुत ही एक सुंदर जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल फील्ड्स है वहां पर. तो वो वुमेन्स कहती है कि हम वहां पर क्यों रहे जो हमें एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं दे सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले पार्ट में कहा था कि ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज उनके सारे खेत वगैरह जो भी थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके थे, और यहाँ पर वो विदाउट एनी आइडेंटिटी बस एक राशन कार्ड के भरोसे रह रहे थे. तो उनका ये भी कहना था कि हमें आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं है, अगर हमारी फैमिली को एट द एंड ऑफ द डे खाना मिल रहा है हम उसी से सैटिस्फाइड है, हमें किसी भी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, हमें जहां भी खाना मिलता है हम वहीं पर शिफ्ट करने के लिए तैयार है. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rag picking. Through the years, it has acquired the proportion of a fine art. Garbage to them is gold. It is a daily bread, a roof over their head, even if it is a leaking roof, but for a child, it is even more. So वही है, गार्बेज उनके लिए गोल्ड है. गोल्ड क्यों है? जैसा कि मैंने कहा कि वो ही एक सोर्स ऑफ इनकम है, रैग पिकिंग ही एक सोर्स ऑफ इनकम है उनके लिए, तो उसी से उनका लाइवलीहुड चलता है. और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब ही रैग पिकिंग है, जो कि यहाँ पर कहा गया है. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Saif says, his eyes lightening up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from that it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it means survival.
सो ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि ये रैक पिकिंग वाला जो काम है, जो प्रोफेशन है, शायद कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स और उसके जो बच्चे हैं उनके लिए अलग है। अलग इन द सेंस, बच्चे तो इनोसेंट है, उन्हें तो उतना ज्यादा पता नहीं है पॉवर्टी के बारे में या फिर उनके सिचुएशन के बारे में। उनके पेरेंट्स के लिए उन्हें पता है कि ये एकमात्र लाइवलीहुड है, एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन जो बच्चे हैं उन्हें कभी कभी वो लोग जब खोजते हैं वो गार्बेज डंप्स में, तो कभी कभी उनको कभी कभी नोट मिल जाते हैं या फिर कोई स्पेशल चीज मिल जाती है, तो उन्हें बहुत ही एक्साइटमेंट फील होती है, तो वो लोग और खोजने जाते हैं। कभी कभी 10 रुपए के नोट्स मिल जाते हैं, तो शाहिब कहता है कि ये देखकर मुझे बहुत एक्साइटमेंट फील होती है और हम लोग और खोजते हैं जिससे हमें शायद कहीं ना कहीं और कोई अच्छा कुछ मिल जाए। One winter morning, I see Shaib standing by the fence gate of the neighborhood, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watching it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper let me use the swing. सो एक विंटर मॉर्निंग में शायद ऑथर का मुलाकात शायद से फिर से होता है एक क्लब के बाहर, एक टेनिस कोर्ट के बाहर एक्चुअली, जहां पर बेसिकली रिच घर के लोग, दे लाइट सोसाइटी के जो बच्चे थे वो खेल रहे थे, और बाहर फेंस के बाहर से शायद देख रहा था, और शायद को वो गेम बहुत ही पसंद था। तो ऑथर को कहता है कि कभी कभी जब कोई यहाँ पे नहीं रहता है तो वहां के जो गार्ड है वो उसे वहां पर एंटर करने देते हैं और वो खेलता है वहां पे। Shaib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. But the game he is watching so intently is out of his reach. So next ऑथर को उसके ऑथर ने देखा, सरप्राइजिंग देखा कि आज शाहिब ने एक नया शूज पहना है, लेकिन उस शूज में एक होल था। वो प्रोबेबली एक डिस्कार्ड शूज था, किसी अमीर घर के किसी बच्चों ने उसे डिस्कार्ड कर दिया था बिकॉज उसमें एक होल था। लेकिन एक्चुअली शाहिब के लिए वो बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि उसने आज तक कभी शूज पहने ही नहीं थे, तो उसके लिए वो एक होल वाला जूता भी बहुत ही स्पेशल था। This morning, Shahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now walk in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. Does he like the job? I ask. His face, I see, has lost the carefree look. So, बहुत दिनों के बाद शाहिब से फिर से मुलाकात होती है, लेकिन इस मुलाकात में कुछ अलग होता है। अब शाहिब रैक पिकिंग का काम छोड़ चुका था, अब वो एक टी स्टॉल में काम करता था। तो उसके हाथों में एक स्टील कैनिस्टर था, मतलब एक स्टील का कंटेनर था, जो कि वो मिल्क बूथ में लेकर जा रहा था। तो शाहिब कहता है कि उसे 800 रुपीज सैलरी मिलते हैं पर मंथ, और साथ ही साथ उसे हर रोज का मील भी मिलता है। लेकिन ऑथर रियलाइज करती है और वो देखती है कि शाहिब के फेस से वो पहले वाला केयर फ्री लुक चला जा चुका है। अब वो उतना जॉयफुल, उतना चीयरफुल पहले जैसा नहीं रहा। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belonged to the man who owned the tea shop. Shaib is no longer his own master. जैसा कि ऑथर ने रियलाइज किया कि कहीं ना कुछ तो डिफरेंट है। सो वो डिफरेंस इसलिए था क्योंकि अब
शायद खुद का मास्टर अब नहीं रहा। वो अब एक टी स्टॉल में काम करता था, मतलब वो किसी के अंडर काम करता था। तो वो अपना खुद का मालिक नहीं था। जैसे कि पहले वो ऐसे रोमरा मतलब इधर उधर घूमते रहता था, तो वो बात अब पहले जैसी नहीं रही। पहले वो रैक पिकिंग वाली बैग उसकी खुद की थी, लेकिन अब जो वो स्टील कैनिस्टर है वो उसकी ओनर की है। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। तो आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। बहुत ही जल्द इसके नोट्स मिल जाएंगे और सेकंड वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सेकंड पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए प्लीज अगर ये वीडियो अच्छा लग गया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी।